नमस्कार। हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुछ अहम चीजें मिली हैं। जी, 8वीं-9वीं सदी के बुद्ध का एक बड़ा सिर और दूसरे बौद्ध अवशेष काफी महत्वपूर्ण खोज है ये। बिल्कुल। और ये खोजें हमें मौका दे रही हैं बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत में एक गहरी डुबकी लगाने का। सही कहा। हमारे पास जो लेख और नोट्स हैं वो यही दिखाते हैं। ये सिर्फ एक स्थानीय खोज नहीं है। हाँ, ये समझने की कुंजी है कि कैसे बौद्ध धर्म भारत से फैला, खासकर उड़ीसा जैसे तटीय इलाकों से दुनिया भर में। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। आज का हमारा मिशन है बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार को समझना, उसके असर को जानना और इसमें उड़ीसा की क्या खास भूमिका रही उसे देखना। हाँ, शुरुआत रत्नागिरी से ही करते हैं। ये जो नई खोजें हुई हैं, ये क्या बता रही हैं? देखिए, ये खोजें रत्नागिरी के जबरदस्त महत्व को फिर से सामने लाती हैं। 7वीं से 10वीं सदी के बीच ये जगह सिर्फ एक मठ नहीं थी। अच्छा, ये तो नालंदा के टक्कर का एक बहुत बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ महायान और खासकर वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं, वो खूब फला फूला। वज्रयान भी दिलचस्प है। जी, तिब्बती ग्रंथ भी मिले हैं। और एक खास बात, यहाँ की बुद्ध मूर्तियों की केश सज्जा, बालों का स्टाइल, वो भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ओ, तो नालंदा का प्रतिस्पर्धी। और ओडिशा ने ऐतिहासिक रूप से इस प्रसार में कैसे मदद की होगी? सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध वाली कहानी तो खैर जानी पहचानी है। हाँ, अशोक का योगदान तो बहुत बड़ा था ही उनके धर्म परिवर्तन के बाद, पर कहानी उससे भी पुरानी है। अच्छा, कैसे? बुद्ध के जो शुरुआती शिष्य थे, उनमें तपस्सु और भल्लिका नाम के 2 व्यापारी थे। ये प्राचीन उड़ीसा, यानी उस समय के उत्कल, वहीं के थे। ओह, ये जानकारी नहीं है। हाँ, और फिर 7वीं सदी में चीनी यात्री वेनसांग का यहाँ आना, उन्होंने शायद रत्नागिरी का भी जिक्र किया। इससे दुनिया को इस जगह के बारे में और पता चला। और वो समुद्री कनेक्शन, उड़ीसा का मशहूर बाली यात्रा महोत्सव, उसका भी तो इससे कुछ लेना देना है ना? हाँ, बिल्कुल। बाली यात्रा तो उड़ीसा के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ करीब 2000 साल पुराने समुद्री व्यापार संबंधों का प्रतीक है। और समझने वाली बात यह है कि ये रास्ते सिर्फ मसालों और सामानों के लिए नहीं थे। इन्हीं रास्तों से विचार, धर्म, संस्कृतियां, सब कुछ फैला। सही कहा। और उस समय 8वीं-10वीं सदी के भौमकारा राजवंश, जिन्होंने इस इलाके पर शासन किया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया। ये सब मिलकर ओडिशा के हीरक त्रिभुज, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा पीछे हटकर देखें तो बौद्ध धर्म की मूल बातें क्या हैं, संक्षेप में? देखिए, बहुत संक्षेप में, बौद्ध धर्म का लक्ष्य है निर्वाण, यानी दुखों से पूरी तरह मुक्ति और परम ज्ञान। निर्वाण? हाँ, और इसका रास्ता शुरू होता है 4 आर्य सत्यों को समझने से कि दुख है, दुख का कारण है, जो कि इच्छाएं हैं, दुख का अंत संभव है, और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। और ये वैदिक परंपरा से अलग है? जी, ये वैदिक कर्मकांडों को और आत्मा के अजर अमर होने की जो धारणा है, उसे नहीं मानता। ओके, और इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं, महायान, वज्रयान, हीनयान, इनमें क्या फर्क है? हाँ, मुख्य रूप से 3 है। महायान यानी बड़ा वाहन, इसमें बुद्ध को लगभग देवता की तरह पूजा जाता है। और बोधिसत्व का आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व? हाँ, ये वो ज्ञानी लोग हैं जो खुद निर्वाण पा सकते हैं, पर दूसरों की मदद के लिए अपना निर्वाण टाल देते हैं। ये शाखा कनिष्क के समय लगभग 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। उसके बाद ज्यादा फैली, खासकर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में। और वज्रयान आपने रत्नागिरी के संदर्भ में जिक्र किया था। जी, वज्रयान यानी वज्र का वाहन, ये महायान से ही निकला है। इसमें तांत्रिक साधनाएं, मंत्र, जटिल अनुष्ठान वगैरह शामिल हैं। ये हिमालयी क्षेत्रों में ज्यादा फैला, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और जैसा कहा, रत्नागिरी भी इसका एक बड़ा केंद्र था। ठीक है। और हीनयान? हीनयान यानी छोटा वाहन, जिसे आजकल ज्यादातर विद्वान थेरवाद कहना पसंद करते हैं, ये व्यक्तिगत अनुशासन, ध्यान और खुद के प्रयास से निर्वाण पाने पर जोर देता है। इसमें अरहत का आदर्श प्रमुख है। अरहत यानी वो व्यक्ति जो स्वयं मुक्त हो चुका है। समझ गए। अब आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर। ज्ञान का एक अविश्वसनीय केंद्र था वो। बिल्कुल। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं सदी में इसे स्थापित किया। बाद में पाल शासकों ने इसे और बढ़ाया।
ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय मतलब छात्र वहीं रहते थे? जी हाँ, कोरिया, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, दूर दूर से विद्वान और छात्र यहाँ आते थे। कहते हैं प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती थी। और वहां सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित, आर्यभट्ट का नाम भी नालंदा से जुड़ता है। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन, क्या नहीं था। अद्भुत। कहते हैं इसके पुस्तकालय में 90 लाख पांडुलिपियां थीं। सोचिए जरा, कितना ज्ञान जमा रहा होगा। 90 लाख, ये तो अकल्पनीय है। लेकिन फिर वो नष्ट हो गया। हाँ, दुखद है। 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण में ये महान केंद्र नष्ट हो गया। नालंदा जैसे केंद्रों से और उड़ीसा जैसे समुद्री रास्तों से ये ज्ञान दुनिया भर में फैला। दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे पहुंचाइए? यहाँ फिर से वही बात आती है, समुद्री व्यापारी, नाविक और बौद्ध भिक्षु। सुमात्रा में श्री विजय, वियतनाम में चंपा जैसे बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण थे। व्यापार के साथ साथ विचारों के केंद्र। बिल्कुल। और कई स्थानीय शासकों ने अपनी सत्ता को, आप कह सकते हैं, वैधता देने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया। और वहां जाकर ये स्थानीय परंपराओं से भी मिला होगा, है ना? हाँ, जरूर। अक्सर बौद्ध धर्म स्थानीय मान्यताओं और पहले से मौजूद हिंदू धर्म के साथ घुल मिल गया। आप इंडोनेशिया का बोरोबुदुर या कैम्बोडिया का अंकोर वाट देखिए। हाँ, वहाँ हिंदू और बौद्ध प्रभाव साथ साथ दिखते हैं। बिल्कुल। हालांकि 13वीं सदी आते आते थेरवाद बौद्ध धर्म उस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी हो गया। और बाकी दुनिया में? चीन, जापान, तिब्बत? इसी तरह चीन में 7वीं सदी तक, कोरिया में भी लगभग तभी, जापान में 6ठी सदी में बौद्ध धर्म पहुंचा। वहां वो शिंटो परंपरा के साथ मिल गया। तिब्बत में ये 8वीं सदी में गुरु पद्म संभव के जरिए पहुंचा और वहां ये स्थानीय बौद्ध मान्यताओं के साथ मिलकर वज्रयान के एक खास रूप में विकसित हुआ। भारत में भी तो कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं आज भी। बोध गया, सारनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार में बोध गया है, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। वहां का महाबोधि मंदिर तो यूनेस्को विश्व धरोहर है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, जहां पहला उपदेश दिया, वहां धमेक स्तूप है। कुशीनगर, जहां महापरिनिर्वाण हुआ। और धर्मशाला? हाँ, हिमाचल में धर्मशाला आज तिब्बती बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। फिर महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, ये सब भी यूनेस्को स्थल हैं और बौद्ध कला के बेजोड़ नमूने हैं। तो कुल मिलाकर उड़ीसा जैसे क्षेत्रों ने खासकर अपने समुद्री संपर्कों के जरिए बौद्ध धर्म को फैलाने में एक अहम, शायद अनूठी भूमिका निभाई। हाँ, बिल्कुल। ये धर्म कई शाखाओं में बटा। नालंदा जैसे ज्ञान केंद्रों ने इसे सींचा और फिर ये अलग अलग संस्कृतियों से मिलते हुए पूरे एशिया और आगे तक फैल गया। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे विचार और विश्वास वो भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं और दुनिया को एक नया आकार देते हैं। इस गहरी डुबकी के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। क्या समुद्री व्यापार मार्ग सिर्फ सामान लाने ले जाने के रास्ते थे, या वो असल में विचारों के महामार्ग थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म जैसे विश्वासों को न सिर्फ फैलाया बल्कि उन्हें स्थानीय रंग में ढालकर नए रूप भी दिए?